हेलो एंड वेलकम बैक टू ओल्ड स्कूल मेंटर्स। और दोस्तों, आज के सेशन में हम जो एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं वो फाइनल अकाउंट्स। हालांकि लास्ट सेशन में मैंने आपको बोला था कि कैश बुक के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कैश बुक मैंने जब आपका सिलेबस देखा तो उसमें कैश बुक टॉपिक नहीं है, इसलिए आज हम फाइनल अकाउंट्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और आने वाले समय में बाकी बचे हुए टॉपिक्स पे भी एमसीक्यूज में लेके आऊंगा। और इनकेस किसी टॉपिक को समझना चाहते हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हालांकि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एक टॉपिक है जो आपको मैं करवा दूंगा जब एमसीक्यू सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ दोस्तों बता दूं कि फॉरेस्टर की टेस्ट सीरीज आपको 20 मार्च तक हमारी ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और उसके जो एनालिसिस वीडियोस हैं वो इसी चैनल पर हम डिस्कस भी करेंगे। और बहुत जल्द हम एक कांस्टेबल का पेड कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन पूरे जेएंडके में सबसे कम कॉस्ट पे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। और एक चीज रह जाती है हमेशा बताना कि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल KCZ पर मिल जाएगी, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। चलिए अब करते हैं एमसीक्यूज पे बात। पहला एमसीक्यू क्या है? द अमाउंट स्पेंट ऑन एक्वायरिंग एन एसेट। किसी एसेट पे अगर हमने कोई अमाउंट स्पेंड किया, कोई खर्चा किया, वो हमारा किस तरह का एक्सपेंडिचर है। देखिए दोस्तों, तीन यहां खर्चे लिखे गए हैं, तीन तरह के एक्सपेंडिचर लिखे गए हैं: डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो हैं ऐसे खर्चे जो किए तो आपने आज हैं लेकिन बेनिफिट आने वाले समय पे मिलेगा। ऐसे खर्चों को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी वही है कि आपने खर्चा आज किया लेकिन बेनिफिट आने वाले समय में मिलेगा। अब दोनों में फर्क समझते हैं क्या है। देखिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जब हम एसेट्स की बात कर लेते हैं, जब हम एसेट की बात करते हैं तो एसेट की तीन प्रॉपर्टीज होती है। मैंने आपको बताया था तीन प्रॉपर्टीज हैं। पहला, खरीदा गया यानी पैसा खर्च किया गया। फिर हम उस एसेट का यूज करते हैं किसके लिए? बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए, और उसको हम बेच भी सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, बहुत बड़ी हमने एडवर्टीजमेंट की तो खर्चा किया, बेनिफिट हमें मिलेगा। जब हम एडवर्टीजमेंट करेंगे तो हमारी सेल्स बढ़ेंगी, बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हम इसको कैश में रियलाइज नहीं कर सकते। जब इसका यूज कर लिया, यूज करने के बाद इसको कैश में रियलाइज नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई भी खर्चा जो हमने किया जिसका बेनिफिट आने वाले समय में मिलेगा लेकिन जिसको हम बाद में कैश में कन्वर्ट, यूज करने के बाद कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑन द अदर हैंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है? भाई खर्चा किया, फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी खरीद ली, कोई जमीन खरीद ली, कोई बिल्डिंग खरीद ली, बेनिफिट भी लिया, इसका आने वाले समय में इसका बेनिफिट भी मिलेगा, और यूज करने के बाद इसको बेच भी सकते हैं। तो ऐसे एसेट्स को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस केस में हम उसको कैश में रियलाइज नहीं कर सकते और इस केस में कैश में रियलाइज कर सकते हैं। तो अगर हमने कोई एसेट खरीदा तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा, जो कि हमारा बी आंसर है। और तीसरा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे जो आपने आज किए लेकिन बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट उसी अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाता है, अगले साल फिर से आपको वो खर्च करना पड़ता है वो बेनिफिट लेने के लिए। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो बी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अब अपने अगले एमसीक्यू की तरफ। फ्रेट इनवर्ड अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस इज शोन। अब फ्रेट इनवर्ड क्या है? कैरेज इनवर्ड आपने सुना होगा, ठीक है, उसी को फ्रेट इनवर्ड भी कह देते हैं, ठीक है, उसी को फ्रेट इनवर्ड। यानी मतलब क्या? दो चीजें होती हैं, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, या फिर फ्रेट आउटवर्ड। दोनों में फर्क क्या है? देखिए, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड की बात करूं, हमने गुड्स खरीदी, ठीक है, हम बिजनेस करते हैं तो कहीं से माल मंगवाते हैं, परचेजेस करते हैं, तो उनको लाने के लिए जो किराया पड़ा उसको हम कहते हैं कैरेज इनवर्ड या फिर फ्रेट इनवर्ड, बराबर है। उसके बाद गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मान लो हमारा एक गोडाउन है, गोडाउन से हमें माल एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो जब हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए माल भेजते हैं तो वो हमारा होता है फ्रेट आउटवर्ड, बराबर है, या कैरेज आउटवर्ड। अब जो कैरेज इनवर्ड है या फ्रेट इनवर्ड है, ये एक्सपेंस किस पे आता है? एट द टाइम ऑफ परचेज। और ये वाला एक्सपेंस कब आता है? एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है, सेल के समय। तो अगर फ्रेट इनवर्ड की बात है तो वो किस में आता है? परचेज पे आता है। और आप सबको पता है
कि जो परचेजेस होती हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब परचेज पे होने वाला खर्च भी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में ही आएगा। ठीक है, तो ऑन द डेबिट साइड ऑफ ऑन द डेबिट साइड ऑफ, एक मिनट इसको हटा रहा हूं, यहां पे ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। तो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ अगर कैरेज आउटवर्ड की बात करें, फ्रेट आउटवर्ड, यानी ये किस पे आता है, सेल पे, तो ये कहां आएगा? अगर फ्रेट आउटवर्ड की बात होती तो याद रखना ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जस्ट ए सेकेंड, ये वाला जो खर्चा है ये आपका कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि कैरेज इनवर्ड जो है ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस सारे कहां आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और फ्रेट आउटवर्ड हमारा क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कोई भी खर्चा जो सेल पे हुआ वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी प्रोडक्ट के बनने के बाद का खर्च है, तो वो कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया। तो इसका आंसर रहेगा ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम आते हैं अपने अगले एमसीक्यू की तरफ। रिटर्न आउटवर्ड अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर डिडक्टेड फ्रॉम। रिटर्न आउटवर्ड जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है उसको हम कहां से डिडक्ट करते हैं? देखिए, रिटर्न आउटवर्ड, अब कईयों को शायद इसका मतलब समझ ना आए, लेकिन अब मैं जो लिखूंगा उससे समझ आ जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न, बराबर है, रिटर्न। और रिटर्न इनवर्ड का मतलब, रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया, मतलब तो क्लियर हो गया। अब अगर रिटर्न आउटवर्ड दी है तो इसका मतलब मैंने क्या बताया? परचेज रिटर्न। तो ये कहां से डिडक्ट होगी? रिटर्न आउटवर्ड मतलब वो परचेज जो हम वापस कर देते हैं, कई बार हम गुड्स खरीदते हैं और उसमें से कुछ वापस कर देते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो उसको हम बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न। तो वो कहां से डिडक्ट करेंगे? सीधी सी बात है, वो परचेज में से डिडक्ट करेंगे। रिटर्न इनवर्ड किस में से डिडक्ट करते हैं? सेल्स में से। किस में से डिडक्ट करते हैं? याद रखना, सेल्स में से। तो खैर अभी हमारा आंसर सी रहेगा। चलिए जी अपने अगले एमसीक्यू की तरफ। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या दिखाता है? ऑप्शन ए फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न, नहीं वो तो बैलेंस शीट दिखाती है। नेट प्रॉफिट अर्न, यस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या दिखाता है? नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कौन दिखाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या दिखाता है? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। क्लियर हो गया? तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एमसीक्यू की तरफ। द टर्म सैलरीज एंड वेजेस अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस इज शोन। देखिए अब इसको भी मैं पहले आपको अच्छे से समझा दूं। सैलरीज हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बराबर। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको पता है कहां आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो पैसा खर्च हुआ वो वेजेस में आता है, और ये कहां आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। अब दिक्कत ये है कि हमें दोनों ही दे दिए, एक होता तो हम बता देते कि कहां आएगा, लेकिन दोनों हैं सैलरीज एंड वेजेस। अब कहां आएंगे? तो अब आपको सिंपली याद रखना है कि पहला वर्ड क्या यूज हो रहा है? पहला वर्ड यूज हो रहा है सैलरी, तो हम पहले वर्ड के साथ ही जाएंगे। सैलरी हमारा क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसका मतलब वो कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस, पहला ही सही है। ऑन द अदर हैंड अगर ये वर्ड ऐसे दिया होता वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है, इस तरह से दिया होता, तो पहला वर्ड आपने फोकस करना है। अगर पहला वर्ड डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट, अगर पहला वर्ड इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब वेजेस एंड सैलरीज दिया होता देन इन केस ये कहां पे आता? ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन किस साइड आता? तो डेबिट साइड, क्योंकि खर्चे तो हम डेबिट साइड ही दिखाएंगे, ठीक है। तो सैलरीज एंड वेजेस कहां आएगा? ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वेजेस एंड सैलरी होता तो ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए जी बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, नेट प्रॉफिट किसके बराबर होता है? ऑप्शंस आर ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम्स माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम्स माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस इनडायरेक्ट इनकम, नन ऑफ दिस। तो देखिए नेट प्रॉफिट किसके बराबर? आपको याद होगा कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो यहां पर लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, और इसके नीचे इनडायरेक्ट इनकम्स आती हैं बाकी, बराबर है।
ठीक है, इनकम साइड है ना, इनकम साइड में ग्रॉस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट इनकम्स, और इस तरफ क्या आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम्स माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होता है, ऑप्शंस आपके सामने, नेट सेल्स माइनस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, नहीं, थोड़ी सी देखो, ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट आ गया, यहां पर क्या लिखते हैं, नेट सेल, और क्या लिखते हैं साथ में, क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है, ये दो चीजें, और इस तरफ क्या लिखते हैं, मोटी मोटी चीजें लिखवाऊंगा, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, ठीक है, नेट परचेजेस और इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस, नॉट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसका मतलब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, यानी नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, और इसमें से ये तीनों माइनस कर देते हैं, मतलब ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस। सो बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले एमसीक्यू की तरफ। द डेबिट आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट आइटम कौन कौन सी हैं, आप सबको पता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट आते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, ग्रॉस लॉस, यस, आप सबको पता है कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसमें या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है या तो ग्रॉस लॉस निकलता है। तो अगर ग्रॉस लॉस निकला तो एक तो वो यहां पे आ जाएगा ग्रॉस लॉस, क्योंकि एक्सपेंस और लॉसेस हम सारे डेबिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या आता है, मैंने कहा था प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ग्रॉस लॉस, सिर्फ ग्रॉस लॉस ही नहीं आता, ग्रॉस लॉस के साथ अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आते हैं, इसलिए ये आंसर आपका सही है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये कहां आता है, ये भी इसके बारे में जान लो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है, जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स हैं वो सारी प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएंगी, इसलिए आंसर में इसका ये आंसर नहीं है, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले एमसीक्यू की तरफ। चलिए जी, अगला एमसीक्यू है द क्रेडिट आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर। देखिए फिर से वही कहानी है, फॉर्मेट पे क्वेश्चंस हैं सारे। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर आपके सारे ग्रॉस लॉस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आने हैं, और इधर आपके क्या आना है, इधर आना है, इधर क्या आया था ग्रॉस लॉस, इधर क्या आएगा ग्रॉस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट इनकम्स, ठीक है जी। ये अब इसने पूछा क्रेडिट आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, यस वो तो होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं, ये तो एसेट है, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा, ये बैलेंस शीट में। ग्रॉस प्रॉफिट एंड अदर इनकम्स, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है ए के मुकाबले, तो हम आंसर सी को ही टिक करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट और अदर इनडायरेक्ट इनकम जो है वो सारी की सारी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज शोन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहां दिखाते हैं, ऑप्शंस आर ऑन द डेबिट साइड। देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पर जो इंटरेस्ट मिला हमारी इनकम है। अगर इनकम है तो इतना पता है कि इनकम जो है सेल्स को छोड़कर बाकी सारी इनकम कहां आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और किस तरफ आती है, क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। इनकम डेबिट साइड में, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो या प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो, डेबिट साइड में तो एक्सपेंस ही आते हैं, इनकम्स हमेशा क्रेडिट साइड में आती हैं। तो क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही है तो इंटरेस्ट हमारा अदर इनकम्स में आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। तो अब आप ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज शोन ए इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नो, डेबिट साइड में एक्सपेंस आते हैं। इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस, ठीक है। ऑन द लाइबिलिटी नहीं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी लाइबिलिटी नहीं है, ये हमारी इनकम है, और इनकम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आती है। द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया। अगर ये साइड बड़ी है तो यहां पे आ जाता है टू नेट प्रॉफिट, और अगर ये साइड बड़ी है तो यहां पे क्या आ जाता है, नेट लॉस। अब नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस, इसको फाइनली हम कहां ट्रांसफर करते हैं, जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में कैपिटल में इसको एडजस्ट कर देते हैं। प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, कैपिटल में प्लस कर देंगे, और लॉस होगा तो कैपिटल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन फाइनली इसकी ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट में करेंगे। तो इसलिए द बैलेंस, जो भी बैलेंस हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो उसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस शीट में। और कैपिटल में प्रॉफिट हो तो कैपिटल में प्लस हो जाता है, लॉस हो तो कैपिटल में माइनस हो जाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। द आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट आर, ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स कौन कौन सी हैं,
तो आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लेते हैं। मोटे तौर पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आ जाता है, यहाँ पर नेट परचेजेस आ जाती हैं, है ना, और क्या आता है, और आता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट भी हम फाइनली कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे क्या आता है, क्रेडिट साइड में सेल्स आ जाती हैं और क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है ना। मोटे तौर पर ये 5-6 आइटम्स हैं। तो आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट आर ओपनिंग स्टॉक, यस ये तो आता ही है, परचेज ऑफ गुड्स वो भी आता है, सेल्स ऑफ गुड्स वो भी आता है, ऑल ऑफ द अबव फिर होगा, यस ऑल ऑफ द अबव ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एडजस्टमेंट ऑफ ड्रॉइंग इन गुड्स विल बी, अगर हमने गुड्स की ड्राइंग्स की तो उसकी एडजस्टमेंट कहां होगी, डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ओनली डिडक्टेड फ्रॉम परचेज ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ओनली बाय एडिंग इन ड्राइंग्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ओनली ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब सबसे पहली बात यह है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स। और एडजस्टमेंट आपको पता है दो जगह आती है, एक बैलेंस शीट कॉमन है, दूसरी ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर हमने ड्राइंग्स की हैं तो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें आप गुड्स लिखते हो, परचेजेस लिखते हो, जो भी आपकी परचेजेस यहां होंगी उसी में से एक तो ड्राइंग्स माइनस हो जाएंगी, क्योंकि आपकी परचेजेस को, क्योंकि गुड्स की फॉर्म में ड्राइंग्स है तो परचेजेस को कम करेगा, बराबर है। और दूसरा ड्राइंग्स हम कहां से माइनस करते हैं, आपको याद होगा बैलेंस शीट में अकाउंटिंग क्वेश्चन भी अगर आपने पढ़ा है तो कैपिटल में से हम ड्राइंग्स को माइनस कर देते हैं, चाहे वो गुड्स की फॉर्म में हो चाहे वो कैश की फॉर्म में हो। तो इसका मतलब ए इसका सही आंसर रहेगा कि एक तो परचेज में से डिडक्ट कर दी जाएंगे डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड है उसमें से कैपिटल में से इसको माइनस कर दिया जाता है। ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपनी अगले एमसीक्यू की तरफ। द एडजस्टमेंट ऑफ फर्दर बैड डेट्स, तो जब हम ये वर्ड यूज करते हैं ना एडजस्टमेंट ऑफ, इसका मतलब इसकी एडजस्टमेंट दो जगहों पे होनी है, ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना। तो ओनली ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि मैंने कहा दो जगह एडजस्टमेंट, तो ये तो करेंगे नहीं। हाँ, एडिड टू बैड डेट्स, हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो बैड डेट्स के अंदर ये जो हमारे पहले के बैड डेट्स होंगे, एक तो वो बैड डेट्स हैं जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हैं, मान लो 1000 रुपए के, और एक फर्दर जो बैड डेट्स हुए उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फर्दर बीडी लिख रहा हूं, बैड डेट्स इसको पढ़ना, ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे। तो एडिड टू बैड डेट्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स ऑन द एसेट साइड। और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, हमारी ये बैलेंस शीट है, इसमें जो हमारे डेटर्स होंगे, मान लो डेटर्स हमारे 50,000 के हैं, इसमें से माइनस कर देंगे फर्दर बैड डेट्स। याद रखना, ये जो बाहर एडजस्टमेंट में दिए होंगे सिर्फ वो वाले माइनस करने हैं, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स दिए होते हैं ना वो नहीं, जो एडजस्टमेंट में दिए होंगे वही माइनस करने हैं। तो ये 49,500। तो मतलब ये कि हम एक तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसको ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस कर देंगे। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एडजस्टमेंट एंट्रीज मीन, एडजस्टमेंट एंट्रीज का मतलब क्या है, एनी ट्रांजैक्शन विच इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स, यस तभी तो उसकी एडजस्टमेंट करनी है। अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई उसी को तो एडजस्टमेंट होगी। एनी ट्रांजैक्शन विच इज नॉट करेक्टली रिकॉर्डेड, यस अगर वो रिकॉर्डेड है लेकिन गलत रिकॉर्ड की गई है तो भी उसकी एडजस्टमेंट करनी है, उसको सही करना है। एनी ट्रांजैक्शन विच इज ओनली वन साइडेड रिकॉर्डेड, अगर वन साइडेड है तो आपको पता है अकाउंटिंग की डुअलिटी कंसेप्ट है, डुअलिटी बेस्ड कंसेप्ट है कि एक ट्रांजैक्शन दो जगह रिकॉर्ड होती है, तो अगर एक साइड रिकॉर्डेड है तो उसकी भी एडजस्टमेंट करनी है। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए जी चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। द एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी, क्लोजिंग स्टॉक हम कहां दिखाएंगे, तो मैंने कहा जितनी एडजस्टमेंट आपको दो जगह दिखानी है। एक तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहां आता है, ट्रेडिंग अकाउंट जो हम बनाते हैं, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, एक तो यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है, और दूसरा बैलेंस शीट में, अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो ये लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, तो एसेट्स में उसको दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है, करंट एसेट्स में। तो क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट इज द राइट आंसर। A new firm commenced business from 1st Jan 2014 and purchased goods costing rupees 1,65,000। एक न्यू फर्म ने बिजनेस शुरू किया और गुड्स खरीदी 1,65,000 की, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर सम ऑफ 5,000 वाज स्पेंट ऑन फ्रेट इनवर्ड। देखिए उसने गुड्स खरीदी, परचेज की उसने कितने की, 1,65,000, और खर्चा किया फ्रेट इनवर्ड, ऐड इस पे कुछ किराया भी दे दिया,
फ्रेट 5000, यानी कुल मिला के उसका खर्चा हो गया 1,70,000। ठीक है जी। एट द एंड ऑफ द ईयर कॉस्ट ऑफ गुड्स स्टिल अनसोल्ड, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है कितना, अनसोल्ड स्टॉक 23,000 का, और हमारे पास सेल्स हैं 1,80,000 की। व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे, अगर ट्रेडिंग अकाउंट को अगर गौर से देखो तो हम क्या करते हैं, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर लेते हैं, इसमें से माइनस क्या करते हैं, माइनस करते हैं इसमें से ओपनिंग स्टॉक। याद रखना मैं पूरा लिख रहा हूं, हालांकि पूरा यूज नहीं होगा। नेट परचेजेस, ठीक है, ये भी माइनस करते हैं, नेट परचेजेस रीड हो रहा है आपको, और माइनस कर देते हैं इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंस। एक्चुअल में पूरा फॉर्मूला ये है। ठीक है, क्या है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये तीनों हम माइनस कर देते हैं। अब सेल की अगर मैं बात करूं तो 1,80,000, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं तो 23,000, माइनस ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में नहीं दिया, नेट परचेज हमारी 1,65,000, और डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे फ्रेट है जो कि 5,000 की है। इसका मतलब ये हुआ कि 2,03,000 में से मुझे माइनस करना है 1,70,000। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 33,000। अब देखो ऑप्शन में 33,000 कहीं आंसर दिख रहा है, यस दिख रहा है, डी इज द राइट आंसर। चलिए जी, इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दिए, सिंपली इतना। अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, अगर हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस अंडर स्टेटमेंट यानी कम ले रहे हैं तो क्या होगा, ये हम क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग स्टॉक वो चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का हो या फिनिश गुड्स का हो, यहां पे लेते हैं, क्रेडिट साइड में लेते हैं। तो क्रेडिट साइड में, ये हमारी क्रेडिट साइड है ट्रेडिंग अकाउंट की, ठीक है, इसमें अगर क्लोजिंग स्टॉक चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस का हो या किसी का भी हो, कम लेंगे तो अल्टीमेटली यहां पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनकम्स। तो इसका मतलब होगा कि इनकम हमने कम दिखाई, अगर हमने इनकम कम दिखाई तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट जो है रिड्यूस, हमारी जो नेट इनकम है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो याद रखना कि अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस का हो, फिनिश गुड्स का हो, किसी का भी हो, अगर हम कम दिखाते हैं तो कम दिखाने से मतलब ये होगा कि एक तरह से हम अपनी इनकम कम दिखा रहे हैं। इनकम कम दिखाने से हमारी नेट इनकम जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। आंसर रहेगा आपका बी, यानी रिड्यूस नेट इनकम। ज्यादा दिखाएंगे, इसका मतलब इनकम ज्यादा दिखा रहे हैं तो आपका नेट इनकम ज्यादा दिखेगी। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ सेल्स आर 3200, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 25%, देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर सेल 3200 है, सेल्स कितनी है 3200, और आप सबको पता है कि सेल्स का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट ये जो 25% है वो इंक्लूडेड है। अब इसने कहा कि सेल्स हमारी 3200 है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% ऑन कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें बतानी है। सिंपल ये काम कर लो आप, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखानी है। सेल्स कितनी है, 32,000 लिख दिया, 3200 है, सॉरी इसको मैं मिटा देता हूं, 3200 है। अब आपको पता, ये मैं क्या ले रहा हूं, सेल्स। आपको पता है कि सेल्स का मतलब कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी ये जो वैल्यू है ये 125% पे है, क्योंकि अगर मैं सेल को 100 मान लूं और ग्रॉस प्रॉफिट को, सॉरी सेल्स नहीं, कॉस्ट को अगर मैं 100 मान लूं और ग्रॉस प्रॉफिट को मैं 25% मान लूं परसेंटेज में, तो इसका मतलब सेल मेरी 125% पे है अभी। तो ये 3200 मतलब 125% पे है। मुझे कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट कितनी थी 100, तो मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट कितनी है 100। तो अब आप इसको सॉल्व करके देखो, मैं भी कर लेता हूं, कहां है भाई मेरा कैलकुलेटर, चलिए मैं भी सॉल्व कर लेता हूं। 3200 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आंसर आ रहा है 2560। तो ये हमारा सी रहेगा आंसर, ठीक है जी। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने लास्ट एमसीक्यू की तरफ। रेंट पेड ऑन 1 अक्टूबर 2013 फॉर द ईयर टू 30 सितंबर 2014, यानी रेंट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2013 से लेकर 30 सितंबर 2014 तक कितना है, 1200 रुपया। जरा रेंट पर मंथ निकालो,
रेंट पर मंथ, रेंट पर मंथ हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये 12 महीने का तो 12 के साथ डिवाइड कर लो, यानी रेंट पर मंथ 100 है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन ये है कि रेंट पेड ऑन 1 अक्टूबर 2013 फॉर द ईयर टू 30 सितंबर 2014 वाज 1200 एंड रेंट पेड ऑन 1 अक्टूबर 2014, 1 अक्टूबर 2014 से 30 सितंबर 2015 तक का रेंट था 1600 रुपया। रेंट पेबल एज शोन इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, हमें 31 दिसंबर 2014 तक का रेंट बताना है। ठीक है। अच्छा, यहां से हम देखेंगे कि रेंट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2014 से लेकर 30 सितंबर 2015 तक रेंट था 1600 रुपया महीना, 1600 रुपया साल का। इसका भी रेंट पर मंथ निकाल लेते हैं, रेंट पर मंथ। तो 1600 साल में 12 महीने, 12 के साथ डिवाइड कर लो, कर लेते हैं डिवाइड। कहां है भाई मेरा कैलकुलेटर? 1600 डिवाइडेड बाय 12 अप्रोक्सीमेटली 133.33। ठीक है। अब हमें रेंट निकालना है 1 जनवरी 2014 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक। ठीक है जी, ये रेंट निकालना है। देखो यहां पर अक्टूबर से लेकर अक्टूबर 2013 से सितंबर 2014 तक का रेंट 1200 यानी 100 पर मंथ है। हमें रेंट चाहिए 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर, लेकिन यहां तक 2014 में देखो ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, ये यहां से अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, मैं सीधे लिख रहा हूं दिसंबर, ये 3 महीने तो 2013 के हैं। ये 3 महीने तो कब के हैं? 2013 के। हमें 2013 का नहीं चाहिए, हमें 1 जनवरी 2014 से चाहिए। इसका मतलब अगर 3 महीने 2013 के हैं तो साल में तो 12 ही महीने हैं। बाकी के 9 महीने इसको छोड़ दो, बाकी के 9 महीने इसका मतलब 2014 के, यानी हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2014 से 30 सितंबर 2014, वो 9 महीने 2014 के हैं। तो 1 महीने का रेंट अगर 100 रुपए है तो 9 महीने का कितना हो गया? 900। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। 1 अक्टूबर से रेंट 2013, आप ये देखो कि 2013 में कितने महीने बचे हैं? 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, इन महीनों को निकाल दो। क्यों? क्योंकि मुझे 2014 का रेंट दिखाना है। इसका मतलब इसके बाद जो जनवरी शुरू होगा 1 जनवरी 2014 से है, तो 3 महीने अगर निकल गए तो बाकी 1 जनवरी 2014 से 30 सितंबर 2014 तक बचते हैं 9 महीने। काउंट करके देख लो। और अगर 1 महीने का रेंट 100 रुपया है तो 9 महीने का रेंट हो गया 900। ठीक है। अब बाकी के 3 महीने, अक्टूबर, यहां से देखो 1 अक्टूबर, यहां तक सितंबर तक रेंट लिया था ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर रेंट कितना था? 133 रुपये मंथ। तो 9 महीने हमने यहां ले लिए, 3 महीने हम यहां ले लेंगे। 133 इंटू 3, 133.33 इंटू 3। तो जरा करके देखते हैं कितना बनता है। 133.33 इंटू 3 महीने का अप्रोक्सीमेटली 400 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 400। तो 9 महीने का रेंट 900 और 3 महीने का रेंट 400, 900 और 400 कुल मिला के कितना हो गया? 1300। तो हमारा आंसर ये आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, मेरी राय ये है कि ऐसे क्वेश्चंस सबसे पहले तो आप अटेम्प्ट नहीं करोगे। क्यों? आपने देखा कि मुझे भी निकालते हुए 1 मिनट से ज़्यादा लग गया, तो आपको भी लगभग इतना ही टाइम लगेगा। तो अगर आप ऐसा क्वेश्चन करोगे, पहले तो इसकी सही होने की गारंटी कम है जब तक आपने ये प्रैक्टिस ना किया हो। दूसरा कि इस पर टाइम बहुत ज़्यादा आपका कंज्यूम हो जाएगा। तो कोशिश करो कि ऐसे क्वेश्चंस आप बाद में जब आप सारा पेपर कर लो, टाइम बच जाए, तो उस वक्त करो। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन एमसीक्यू का जो बचे हुए टॉपिक है उन पे लेके आऊँगा। और अगर आप कोई अलग से टॉपिक पढ़ना चाहते हो, एलिवेशन एंड एंट्री मैंने कहा मैं करवाऊंगा, इसके अलावा कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।